हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मिस्टेक कॉपी को यूज़ कर सकते हो। क्या आपके अप्रोच होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर हम नीट के रेफरेंस में बात करेंगे। क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, ये चीज़ आप डिसाइड कैसे करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस टॉपिक की ज़्यादा करनी है, किसके कम करनी है, और किस तरह से आप पेपर्स देते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट में आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज करके जानी है, ताकि आप एग्ज़ाम में भले ही कुछ टॉपिक्स आपके वीक होंगे लेकिन आप ज़्यादा आउटपुट दे पाओ। ओके, सो वेन एवर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यहाँ पर हम नीट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी तैयारी में वो होते हैं आपके PYQs। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही एक्चुअली वो कंटेंट है जो आपका एक्चुअल सिलेबस होता है। सिलेबस में लिखी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस से। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है वो ये नहीं देखता कि आपकी कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, वो ये भी नहीं देखता कि इससे आपकी कोचिंग में क्या पेपर के लेवल आ रहे हैं, कोचिंग वाले क्या पूछ रहे हैं। वो ये देखता है कि इससे पहले इस एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था, है ना। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे नीट की करो, IIT की करो, UPSC की करो, आप MBA के लिए IIM की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, कि MBBS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हरदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले इससे पहले क्या पूछा गया है। सो जब भी आप नीट की तैयारी की बात करते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, इन दोनों में आपके PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायो की अगर हम बात करते हैं तो बायो में थोड़ा सा PYQ का इंपॉर्टेंस कम होता है, लेकिन बायो में आपके PYQ जो होते हैं वो ये बताते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चूँकि हमारी NCERT बायो का सिलेबस बहुत कन्फाइंड कर दिया गया है, बायो केवल हमको वहीं से पूछी जा रही है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट ज़्यादा, आपके वेरिएशन आपको क्वेश्चन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो बायो में आपको PYQs ये बताते हैं स्पेसिफिकली किन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपके PYQs का एक्चुअल सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा है। देखो, एक चीज़ बेसिक समझना, PYQs क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी एग्ज़ाम पैटर्न एकदम से नहीं बदलता। मतलब अगर मान लीजिए 2025 का जो पेपर पैटर्न आया था, जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आया था, 2026 में भी उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 2027 में, अब 2026 में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन है, 2027 में थोड़ा सा और चेंज हो। तो ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम आपका पेपर पैटर्न धीरे धीरे करके चेंज हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एकदम से चेंज नहीं होता। मतलब 2025 में जो आपका पेपर का पैटर्न था, 2026 में जो आपके पेपर के लिए टॉपिक्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। ठीक है, थोड़े बहुत चेंज होंगे लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। इसलिए जब भी आप तैयारी करोगे आपको ये देखना है कि इससे पहले क्या पूछा गया है। ठीक है, अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या आता है। देखो, बायो आपके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फाइंड है, आपको सिर्फ NCERT करनी है। तो अगर आप बायो के NCERT पर स्टिक करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और आप FSTs देते रहते हैं, तो बायो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, बायो में बहुत ईजिली 330 स्कोर किया जा सकता है। जिस किसी का भी स्कोर अभी 330 से कम आ रहा है बायो में, मैं पहले सलाह दूंगा सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपको अपनी बायो को इम्प्रूव करना है। अब देखो क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री करने बैठते हो या आप फिजिक्स करने बैठते हो, इन दोनों जगह आप किस तरह से PYQs को यूज़ कर सकते हो। आपको ये देखना है PYQ करके कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके जो वीक हैं, और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जितनी ज़्यादा बार आया हुआ है वो टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपका वीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक के अलग से क्वेश्चन करो। डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्वेश्चन आया हुआ केप्लर्स लॉ पे, ठीक है, और आपको पता है कि आपको केप्लर्स लॉ नहीं आता, तो पूरे ग्रेविटेशन में केप्लर्स लॉ अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके अलग से उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है कि ओके, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है और आपको उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या फिर मान लीजिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सर्किट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि नहीं किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन आपसे नहीं बन रहे, तो अलग अलग टॉपिक के उठाओ और उस टॉपिक के अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बजाय पूरी फिजिक्स करने के और बजाय पूरा चैप्टर करने के, जिस जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं उस जगह के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, क्योंकि उस जगह से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो PYQs उठाओगे, PYQs के टॉपिक्स छाटोगे, PYQs के टॉपिक्स में से देखोगे कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक हैं। आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन शिफ्ट करनी है, उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है लेकिन आपको नहीं आता, तो आपका पहला काम ये होता है कि आप उस टॉपिक को ना सिर्फ कंप्लीट करो बल्कि उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करो, अगर वो टॉपिक आपका वीक है तो। सो योर फर्स्ट थिंग इज दैट इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फाइंड आउट दोज टॉपिक्स एंड डू इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। उन टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से की जानी चाहिए। अब देखो, FST करने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड की आपकी कोचिंग्स, ढंग की कोचिंग्स होती हैं, वो फुल सिलेबस टेस्ट जो बनाती हैं उसमें वो क्या करती हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके क्वेश्चन कवर कर लेते हैं।
मतलब जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो अपने आप ही आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की न सिर्फ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी, बल्कि अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट है और आपने नहीं किया है, तो वो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है लेकिन मुझसे नहीं बन रहा। बायो में मैं एफएसटी देने को क्यों बोलता हूँ, रोज़ एक एफएसटी देने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, बायो में टॉपिक्स रिपीट होना बंद हो जाते हैं। आपको पता होता है कि इसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं ये बेसिक चीज़ें करके चला जाऊँ तो मेरी बायो जो है अच्छे से कवर हो जाएगी। सेम गोज़ विथ केमिस्ट्री एंड सेम गोज़ विथ फिजिक्स। सब कुछ नहीं आता है एग्जाम में, कुछ लिमिटेड जगह से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अगर वो आपने कवर कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट 70-80% काम कवर हो गया। ये जो 10-20% चीज़ बचती है ना, ये होती है टॉपर्स के लिए, जिनको रैंक बहुत बहुत अच्छी चाहिए। बेसिक सिलेक्शन के लिए आपके जो बेसिक चीज़ें हैं उससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। सो वर्क मोस्टली ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे नीट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, और आप सब कुछ करने बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिवली छांट के आपके टॉपिक्स निकाल लिए, ठीक है, खास करके फिजिक्स में मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिजिक्स में स्पेसिफिकली अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के केवल उन पे काम करना शुरू कर दिया, यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल इन फिजिक्स। ओके, सो आपको टॉपिक्स निकालने हैं, देखना है कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, उनके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि वो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँगा फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स को आपको कैसे मैनेज करना है। वैसे मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिजिक्स देखो, अगर पूरी की पूरी आप 11th की फिजिक्स छोड़ देते हो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, ग्रेविटेशन, आपका एसएचएम एंड वेव्स के सिर्फ फॉर्मूलेज आप कर लो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। और पूरी मैकेनिक्स आप छोड़ सकते हो, पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। क्लास 12th की फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ पड़ता है, करने में भी टाइम लगता है। पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एसी, ईएमआई वेव्स है ना, और ईएम वेव्स, और आपके मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये जो आपके टॉपिक्स हैं क्लास 12th के, अगर इनको उठा करके आप ढंग से कर लेते हो, पूरी क्लास 11th की मैकेनिक्स वाला पोर्शन आप छोड़ भी देते हो, तो भी बाकी बचा हुआ क्लास 12th का फिजिक्स करना आपको ईजी पड़ता है। एटलीस्ट आप 25 से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप PYQs करते हो, फिजिक्स के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटते हो, उसमें आप पहले क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। बिकॉज फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द लोगों को अगर वो 70-80 नंबर, 100 नंबर भी ले आएंगे तो फिजिक्स से बाकी, अगर आप केमिस्ट्री और बायो अच्छी कर लेते हो तो आप 600 नंबर के आसपास ले आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो डोंट गो आफ्टर रैंक फर्स्ट, गो आफ्टर योर सिलेक्शन फर्स्ट। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो पहले वो चीज़ें देखो कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं अभी, और पहले उस पर फोकस करो। ओके, अब ये तो बात हो गई उन टॉपिक्स की जो आपके हरदम से आते रहे हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर बच्चे वहाँ पे मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हर कोई करके जाता है, व्हाट डिफरेंशिएट्स मी, मतलब मेरा सिलेक्शन हो ही जाए इस चीज़ को मैं श्योर कैसे कर सकता हूँ। तो वहाँ पर काम में आती है आपकी मिस्टेक कॉपी। देखो, मिस्टेक कॉपी एक ऐसी चीज़ है, जब आप पेपर्स देते हो, जब आप FSTs देते हो, जब आप PYQs करते हो, आप ये देखते हो कौन सा टॉपिक आपको नहीं बनता, ठीक है। मिस्टेक कॉपी का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लिखने बैठो, पूरा आप टॉपिक लिखने बैठो, कि सब कुछ डिटेल में लिखने बैठो। आपको सिर्फ वो हेडिंग, वो टॉपिक डालना है जो आपको नहीं बन रहा। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी, आपको समझ में आया कि अच्छा आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे अमीन्स में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे कीटोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे अल्डिहाइड में प्रॉब्लम आ रही है। आपने हेडिंग डाल दी कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा आपने और लिख लिया कि आपको इस रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप के रिएक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, रेजोनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, या जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप जब अपने पास हेडिंग लिखते जाओगे ना, जब अपने पास आप टॉपिक्स लिखते जाओगे, पेपर देने के बाद आप क्या करोगे, उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे, अगला पेपर दोगे। डेफिनेट बात है कि आपने अगर पिछली बार ढंग से उसको किया था तो अगली बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो सकता है फिर रिपीट होगी, आप फिर उस टॉपिक को हाईलाइट करोगे कि नहीं ये टॉपिक मुझे अभी भी नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आप उसको करोगे, फिर आप रिवाइज करने के बाद फिर अगला पेपर दोगे। हो सकता है अब वो टॉपिक आपसे बनने लगा, अब आप उसको काट दोगे। कोई नई चीज़ होगी जो आपसे नहीं बन रही होगी, फिर आप उस नई चीज़ को लिखोगे। इस तरह से क्या करोगे, आप अपनी मिस्टेक कॉपी में हेडिंग्स लिखते जाओगे, उन टॉपिक्स को लिखते जाओगे जो आपको नहीं बनते हैं, और यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार ढंग से करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन वो होंगे, एग्जैक्ट सेम टॉपिक, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और अगर आपने ढंग से नहीं किया होगा तो आपसे फिर नहीं बनेगा। मिस्टेक कॉपी भगवान का बनाया हुआ वो तरीका है जिसके थ्रू भगवान आपको समझाना चाह रहे हैं कि बेटा इन चीज़ों को पढ़ के जाना, ये एग्जाम में आएंगी, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ।
और एग्जाम में एग्जैक्टली वही की वही चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मिस्टेक कॉपी में जो लिखे हुए आपके टॉपिक्स हैं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से पेपर बनता है, जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि मिस्टेक कॉपी आपकी पर्सनलाइज्ड होगी। ये वो चीज़ होगी जो आपको नहीं आती और ये आपको करके जानी है। और लास्ट के 10 दिन में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसी का होता है, लास्ट के 10 दिन में आप रिवाइज करते हो केवल वो चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं। आप अगर मिस्टेक कॉपी अपनी रिवाइज करके जाते हो तो एक्चुअली कोई टॉपिक अगर आपका बहुत वीक भी था, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपको एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो होगा। भले ही साल भर आप उसको ढंग से नहीं कर पाए थे, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले करके जाओगे, 2-4 दिन पहले करके जाओगे, तो एग्ज़ाम के दिन तक आपको वो चीज़ याद रहेगी और वो क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। इस तरह से आपकी जो वीकनेस थी वो भी आप मिटा के जाओगे और एग्जाम में आप कर पाओगे उसको सॉल्व। ओके, जब भी आप कोई टॉपिक निकालते हो जो आपका वीक है, जो आपने मिस्टेक कॉपी में लिखा है, अगर वो टॉपिक आपसे ईजिली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके आप अलग से क्वेश्चंस करोगे उस टॉपिक के। से फॉर एग्जांपल मान लो आपको लगा कि अमीन्स के क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा, तो अमीन्स के क्वेश्चन अलग से उठा के आप करोगे, उसके आप PYQ भी करोगे और उसके आप अलग से क्वेश्चंस भी करोगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप मेहनत करोगे जो आपसे नहीं बन रहा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टॉपिक बस से काम नहीं चल पा रहा, पूरा चैप्टर ही रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो फिर आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ करोगे, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, उस वीकनेस को वहाँ छोड़ोगे नहीं, आप उसको निपटाओगे। अब क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से भी काम नहीं बन पा रहा, मजबूरी में अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको मॉड्यूल अगर अलग से करना पड़ रहा है, पूरा करना पड़ रहा है, तो आप मॉड्यूल भी कर सकते हो। ऐसा मैं हर टॉपिक के लिए सलाह नहीं देता, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, आप नए टॉपिक्स आपके ऐड करते जाओगे आपकी इस मिस्टेक कॉपी में, पुराने टॉपिक्स आप हटाते जाओगे, और अल्टीमेटली आपके पास ना एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपको पता होगा कि एक्चुअली ये मेरी वीकनेसेस हैं, इन टॉपिक्स में मैं बार बार गलती करता हूँ, ये गलतियाँ मुझसे बार बार होती हैं, ये टॉपिक्स मैं बार बार भूलता हूँ, इनको मुझे याद करके जाना है बिफोर फाइनल एग्ज़ाम। जब आप करके जाओगे आप देखोगे कि आपकी गलतियाँ फाइनल एग्ज़ाम में अपने आप ही आपसे कम होंगी। और ये हर रैंक वाले पे, हर नंबर वाले पे, चाहे उसके आपके नंबर 300 आ रहे हो, चाहे आपके नंबर 600 आ रहे हो, हर किसी पर अप्लाई होता है। अब देखो क्या होता है, कई बार आपको पता भी होता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं आता, लेकिन वो चैप्टर आपने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है D&F ब्लॉक में, कईयों को प्रॉब्लम आती है सॉल्ट एनालिसिस में, कि ये चैप्टर जो है वहाँ से क्वेश्चन आने भी हैं, टाइम भी बहुत लगना है, इंपॉर्टेंट भी हैं, पर बन भी नहीं रहे, और हर पेपर में ही नहीं बन रहे। क्या करोगे इन चैप्टर्स का? जो चैप्टर्स आपके किए हुए नहीं हैं, जिनसे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है करने का, उनको आप छोड़ दोगे, ठीक है। पहले से प्री डिसाइड कर लो कि ये चैप्टर्स मुझसे नहीं हो पाएंगे, मुझे पता है हर बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मुझसे नहीं बन रहा और मेरे पास करने का टाइम भी नहीं है, ताकि आपको गिल्ट फील ना हो। आपने पहले से ही प्री डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक मेरे से नहीं बन पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दो, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मिस्टेक कॉपी जो आप बनाओगे, इसका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा लास्ट के 10 दिन में, क्योंकि आप यही पर्टिकुलर टॉपिक्स स्पेसिफिकली रिवाइज करके जाओगे। खास करके बायो और केमिस्ट्री की वो चीज़ें जो आप बार बार भूलते हो, वो आप एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले रिवाइज करके जाओगे, ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके रहे और आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाओ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस वीडियो इज़ दैट आपका एफर्ट हरदम डिस्प्रपोर्शनेट होना चाहिए। आप हर चीज़ को बराबर टाइम नहीं दे सकते। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको कुछ लिमिटेड चीज़ को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इनपुट आप बहुत देते हो, आउटपुट नहीं मिलता, तो आपको ऐसे टॉपिक्स छोड़ने पड़ते हैं। ऑलवेज सिक्योर योर सिलेक्शन फर्स्ट देन गो आफ्टर रैंक। अगर आपने अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लिया, जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन में अपनी स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन अपना सिक्योर कर लेते हो, उतना आसान आपके लिए होता है बाद में और मेहनत करके चीज़ों को और फाइन ट्यून करना और अपनी रैंक इंप्रूव करना। सो फॉलो दिस थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो PYQs में पूछे हुए हैं एंड योर मिस्टेक कॉपी, दीज 2 थिंग्स अगर आप प्रॉपर्ली कंबाइन कर लेते हो, आपके लिए सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। और ड्रॉपर्स यही बात समझ नहीं पाते कि क्योंकि वो उसी लूप में हर बार नई चीज़ें करते रहते हैं। फाइंड योर ओन मिस्टेक्स, अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो आपसे क्या नहीं आता है और उस चीज़ पर फोकस करो। ओके, इफ़ कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर आपके पास टाइम नहीं है, आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो। प्लीज़ ऑलवेज यूज़ योर टाइम एज़ पर द इनपुट एंड आउटपुट। अगर किसी चीज़ में जैसे सॉल्ट एनालिसिस है, उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट लगना है टाइम का, आउटपुट उतना मिलना नहीं है, क्यों करना उस टॉपिक को? फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो। हमें ये देखना है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। 100% क्वेश्चंस कोई नहीं कर सकता, बहुत किस्मत वाली बात होती है। जो इंसान बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहा हो वही 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होती, चाहे आप कितने ही साल तैयारी क्यों ना कर लो, आपको हरदम आप मैक्सिमम अपना दे सकते हो। 100% तैयारी कभी पूरी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छूटेगा ही आपका एग्ज़ाम के पहले। सो इट्स बेटर टू लीव दोज थिंग्स जो कम इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपकी ना छूटें, ये आपको ध्यान रखना है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आपकी मिस्टेक कॉपी, ये दो चीज़ें मिला करके आपको एग्जैक्टली पता होता है कि पेपर कहाँ से आने वाला है और क्या चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगी, और उन चीज़ों को अगर आप सही करके जाते हो आप एग्जाम अच्छा दे करके आते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट डॉक्टर सौरभ एम्स। ओके, मुझे मैसेज कर देना। आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी हो आप कर सकते हो, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो।